समय है लोकसभा चुनाव का, इसलिए आज हम भी हमारे खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में कितनी सशक्त हुई स्त्री शक्ति। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में, और मैं हूं निशा। और महिलाओं के लिए कितना बदल चुका है अब का भारत, ये तमाम जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। भारत में महिलाओं का आबादी जो है वो अनुपात जो है वो बढ़ता गया, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों की मदद से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बदलने के दावे किए हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। भारत बदल रहा है और ये भारत की महिलाओं के लिए भी बदल रहा है। वाराणसी के देईपुर गांव की नेहा पीरियड्स के दौरान सफाई और सुरक्षा के बारे में महिलाओं को जानकारी देती हैं। वह ग्रामीण इलाकों में जाकर पीरियड्स के मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। वह मुहिम नाम के एनजीओ की कार्यकर्ता हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। नेहा की कोशिशें रूढ़ियां तोड़ने में भारत की ग्रामीण महिलाओं की मदद कर रही है, साथ ही उनकी अपनी लाइफ भी बदल रही है। नेहा की पढ़ाई छूट गई, जो अब फिर से शुरू हो गई है। वह पूरी तरह अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। नेहा ने आपको बताया कि जब मैं काम नहीं करती थी तब घर वालों की राय थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी शादी होनी चाहिए। पर जब मैं मुहिम संस्था में काम से जुड़ी और पैसे वगैरह घर पर देने लगी तो फिर घर वाले अब शादी की बात ही नहीं करते, और शादी में भी अभी मेरी भी रुचि नहीं है। भेदभाव मौजूद और बदला तरीका। नेहा ये रूढ़ियां अकेले नहीं तोड़ रही। वाराणसी शहर में रहने वाली शिवांगी भारद्वाज भी वाराणसी के स्कूल और कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट्स को सेक्सुअलिटी, कॉन्सेंट और सेफ सेक्स की ट्रेनिंग देती हैं। वे एशियन ड्रेस इंडियन नाम के एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। शिवांगी के लिए जेंडर से जुड़ी शुरुआती शिक्षा आंखें खोलने वाली रही। शिवांगी भारद्वाज स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जेंडर से जुड़ी ट्रेनिंग देती हैं। वो कहती हैं, जब मैंने जेंडर के बारे में जाना तो मुझे आसपास वे चीजें दिखने लगी जो मुझे कभी दिखाई नहीं देती थी। जो भेदभाव मुझे समझ में नहीं आते थे कि ये क्यों किए जाते हैं, मुझे उनकी वजह पता नहीं चल पाई। मुझे समझ में आने लगा कि लोग हमेशा डटकर भेदभाव नहीं करेंगे, कभी कभी प्यार से बोलकर भी लोग अलग कर देते हैं। पहले लोग डांट देते थे कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, फिर उसी बात को लोग बदलकर प्यार से कहते हैं कि बेटा हम तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बात सिर्फ ये है, बस तरीका बदला जाता है। महिलाएं बढ़ी लेकिन अपराध भी बढ़े। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव आज भी मौजूद है। हम आए दिन ऐसी बहुत सारी खबर देखते हैं, ऐसी बहुत सी अपडेट सामने आती है जिसमें आज मौजूदा समय में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि कुछ मामलों में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं का औसत बढ़ा है। साल 2023 में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी 933 थी, जबकि 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर मात्र 918 रह गया। राष्ट्रीय और राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक नेहा और शिवांगी के गृह राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में भी 2014 के मुकाबले 5% की कमी आई है। लेकिन पितृसत्ता से जुड़ी चुनौतियां आज भी समाज में हमें देखने को मिलती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक महिलाओं के प्रति अपराध और बढ़े हैं। साल 2014 में महिलाओं के प्रति 1 लाख की आबादी पर अपराधों की संख्या 56 थी, जो 2022 में बढ़कर 66 हो चुकी है।
सिर्फ नौकरी कर लेने से नहीं मिलती आजादी। पिछले 10 वर्षों में भारत में महिला साक्षरता दर में इजाफा हुआ। साल 2022 में संसद में दिए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या भी 2020 में करीब 78% हो गई थी, जो 2015 में 75% थी। उच्च शिक्षा विभाग में भी महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में सुधार हुआ है। हालांकि यहां अब भी महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव लगातार जारी है। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल नवंबर में यूनिवर्सिटी तब चर्चा में आ गई थी जब ITVHU की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। रेप के मामले में बीजेपी IT सेल के 3 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। यूनिवर्सिटी की छात्राएं मानती हैं कि उनके खिलाफ अपराध के लिए खुद उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। शिवांगी भारद्वाज ट्रेनिंग के दौरान छात्राओं को कई तरह के टास्क भी देती हैं। BHU की छात्रा गायत्री परमार ने कहा कि घर जाने के लिए हम लोगों को मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, घर पर पापा मम्मी से बात करवानी होती है। वही बदलाव की बात पूछने पर मास्टर्स की छात्रा, आपको बता दे, सनोनी ने कहा कि अगर आप कमा भी रहे हैं बाहर तो ये आप अपेक्षा हमेशा रहती कि आप घर का काम करेंगी, फिर बाहर का काम करेंगी और फिर जब बाहर की कमाई आएगी तो उससे जुड़े फैसले आपके पति लेंगे, क्योंकि वह आपको आर्थिक फैसले लेने के लिए ठीक नहीं समझते हैं। नौकरियों में भी महिलाओं के लिए अधिक संकट देखने को मिलता है। भारत में आर्थिक मामले में भी महिलाओं और पुरुषों में काफी भेदभाव देखने को मिला। आमतौर पर भारतीय पुरुष समान पद पर काम कर रही महिला से 23 गुना अधिक सैलरी पाते हैं। हालांकि 2019 में यह आंकड़ा 33% था और पिछले वर्षों में इसमें सुधार देखने को मिला। वैसे फिलहाल बेहद खराब स्थिति वाले भारत के रोजगार बाजार में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट की माला खुल्लर बनाती है कि त्रासदी की स्थिति में महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की माला खुल्लर कहती हैं कि बात तो यह है कि सरकार रोजगार लाने और आर्थिक तरक्की की बातें बहुत करती है, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? नौकरी कहाँ है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि जो अधिक पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरियां खोजना अधिक मुश्किल हो रहा है। कई सालों से हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें साक्षरता को बढ़ाना है, पढ़ाई को बढ़ाना है, लेकिन बात तो यह है कि नौकरियां हैं कहाँ? नौकरियां नहीं है, चाहे महिलाओं के लिए हो या पुरुषों के लिए। और जाहिर है कोविड के दौरान हमने देखा था कि महिलाओं ने पुरुषों से भी कहीं अधिक नौकरियां खोई हैं और वे फिर नौकरियों में लौट भी नहीं पाई थी। तो वे महिलाएं ही होती हैं जो किसी भी तरह की त्रासदी में अधिक प्रभावित होती हैं। भारत में कामकाजी महिलाएं ना के बराबर। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको बता दें, अगर भारत की वर्कफोर्स में शामिल महिलाओं की संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो देश की GDP ग्रोथ 9% हो जाएगी। अभी भारत में सिर्फ 7.5% महिलाएं किसी तरह का रोजगार करती हैं। सरकार और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव में तेजी से ला सकती है, लेकिन भारत में लोकसभा में अभी महिलाओं की हिस्सेदारी 15% से भी कम है और राज्यसभा में उनकी संख्या सिर्फ 14% है। राज्यों की विधानसभाओं में करीब 10% महिलाएं हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के 31 लाख में से 14 लाख पदों पर भी महिलाएं ही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका झा मानती हैं कि महिलाओं के सामने पर्याप्त रोल मॉडल नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की प्रोफेसर प्रियंका झा मानती हैं कि महिलाओं का नेतृत्व करने वाले पदों पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। वो कहती हैं कि लीडरशिप की बात सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं होती, हर तरह की संस्थाओं में
लीडरशिप की बात होनी चाहिए, चाहे कॉरपोरेट की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, क्योंकि आज तक एक महिला चांसलर नहीं आई बीएचयू में। जेएनयू ने उस चीज़ को अभी ठीक किया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझती कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोई महिला चांसलर रही। तो जब तक महिलाएं ऐसी चीज़ें देखेंगी नहीं, उनको ये समझ नहीं आएगा कि वे लीड कर सकती हैं। वो बहुत सारे जो अहम सवाल है वो सामने आते हैं। महिलाओं के यौन शोषण में नेताओं पर भी आरोप और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के वादों और दावों के बीच उनकी सुरक्षा आज भी एक चुनौती बन के रह गई है। पिछले 10 वर्षों में कई सांसदों और विधायकों पर भी रेप और महिलाओं के शोषण के आरोप लगे हैं। अभी गोंडा से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप में केस चल रहा है, जबकि उन्नाव में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोप में जेल काट रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में एक बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है, जिसमें सांसद प्रज्वल रवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। प्रतिमा गौंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गौंड कहती हैं कि कपड़ा हमारे संस्कार का फिर से एक मानक बन चुका है। अगर अब से कोई नया चैलेंज लेता है तो जैसे हम आलू को खोदकर निकालते हैं, वैसे फिर इन बिंदुओं को हमारी आगे आने वाली जनरेशन को, हमारी बेटियों को फिर से खोदकर अपने कपड़े की और अपने होने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परिस्थितियां विपरीत, लेकिन हार नहीं मानेंगी महिलाएं। भारतीय समाज में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और जानकार इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ रही है। महिला सुरक्षा और एशियन ब्रेजिलियन एनजीओ के मोहम्मद मूसा कहते हैं, युवाओं को अपने साथ किए छल का एहसास ना हो, इसलिए उनकी इस पितृसत्तात्मक मर्दांगनी का फायदा उठाया जा रहा है। उनको मर्द बनाकर, हिंसक बना करके उनको टारगेट दिया जाता है और उसमें उनको अलंकृत भी किया जा रहा है। उनको आर्थिक फायदे भी मिल रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक फायदे भी मिल रहे हैं। तो इस मर्दांगनी को चैलेंज करना जरूरी है। ये जो मर्दांगनी है, जहरीली मर्दांगनी है। मोहम्मद मूसा वाराणसी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले एनजीओ एशियन ब्रेजिलियन के संस्थापक हैं। इस जहरीली मर्दांगनी के असर से देश के युवाओं को बचाने के लिए मोहम्मद मूसा की संस्था युवाओं को सेक्सुअलिटी से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करती है। इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और भी लड़कियां, और आपको बता दें, भारत में महिलाओं की समानता का रास्ता अभी बहुत लंबा है, लेकिन नेहा और शिवांगी जैसी बहुत सारी महिलाओं की कोशिशें बताती हैं कि महिलाएं अभी हार नहीं मानेंगी। तो मोदी के दौर में कितना भारत बदला, मोदी के दौर में कितने भारत में विकास हुए, कितनी सशक्त हुई स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, और स्थिति बदलने के दावे, और क्या है जमीनी हकीकत। भेदभाव मौजूद हैं, बस तरीके को बदल दिया गया है। महिलाएं तो बढ़ती गई, लेकिन महिलाओं के जो अपराध हैं शोषण के, वो भी बढ़ते गए। सिर्फ नौकरी करने से नहीं मिलती आजादी। तो आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में आज हमने बयान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में आखिरकार भारत की जो स्त्री हैं उनमें कितना बदलाव आया। तो आज की खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।